हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 12। ठीक है, मतलब अभी हम पिछले पार्ट में आपको याद होगा कि हमने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से ग्रेट ब्रिटेन हर हाल में वॉर को जीतना चाहता था। ठीक है, और इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन ने सारे काम धंधे बंद कर दिए थे, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन वांटेड टू हैव इट्स फुल कंसंट्रेशन ऑन दी वॉर ओनली। ठीक है, केवल और केवल वॉर पे उसका दिमाग लगे और हर हाल में हम वॉर जीत जाएं। दिस वाज द सोल मोटो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का यही एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन किसी भी हाल में वॉर को जीतना चाहता था और इसीलिए इसने क्या किया, ह्यूज मनी बोरो किए थे। कहाँ से भाई? अमेरिका से। ये भी हमने देखा कि किस तरह से 9 मिलियन लोग मारे गए और 20 मिलियन मैम्ड हो गए। ठीक है, ये सब हमने देखा था। अल्टीमेटली तो जीत तो हुई आपकी अलाइज पावर की, मतलब सेंट्रल पावर वॉज डिफीटेड अल्टीमेटली। ठीक है, तो हार तो हो गई, लेकिन जब वॉर खत्म हो गया तो अब क्या हुआ भाई? अब जो है एवरी कंट्री वांटेड टू रिकवर, है ना, रिकवर इट्स प्रोग्रेस। हर कंट्री चाहता था कि हम रिकवर कर ले प्रोग्रेस को। ठीक है, तो अब कैसे प्रोग्रेस कर सकता है कोई देश, क्या क्या स्टेप लिया गया, स्पेशली हम इसमें ब्रिटेन का चर्चा करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स वर टेकन बाय ग्रेट ब्रिटेन टू रिकवर, है ना, आफ्टर द वॉर। किस टॉपिक में? पोस्ट वॉर रिकवरी। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, वॉर रिकवरी मतलब वॉर के बाद का रिकवरी कैसा रहा। तो हम लोग इसी के बारे में अभी चर्चा चलाएंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोली, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। जितने ज़्यादा लोग अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे उतने हर रोज़ हम वीडियोस और ज़्यादा अपलोड करते चलेंगे। क्या होता है, उससे आदमी का इनकरेज होता है और मन करता है नहीं बच्चे देख रहे हैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड करें। ठीक है, तो इनकरेज होता है आदमी। तो थोड़ा सा आप लोग इनकरेज कीजिए मुझे, और ये इनकरेज ऐसे ही कर सकते हैं वीडियो देख कर करके, शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर कर। ठीक है, अब देखते हैं हम जरा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट वॉर रिकवरी टॉपिक के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए वॉर के बाद रिकवरी ग्रेट ब्रिटेन ने किस तरह से किया, समझिएगा जरा सा, हम लोग समझेंगे। 3 पॉइंट्स बस दिमाग में रखने हैं। तो पहला कि when the world war was going on, Great Britain had stopped doing the business. जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन ने बिजनेस करना बंद कर दिया था। ठीक है, and it became busy with the war and that is why it had borrowed huge amount from America। नहीं याद होगा, और इसीलिए अमेरिका डेटर से क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया था। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। अगर आपको ये पार्ट 12 नहीं समझ में आए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो पार्ट 11 में जाकर के देख लीजिए, शुरू से वीडियो देख लीजिए, बैक टू बैक आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आसानी से। तो अभी देखिए कि ग्रेट ब्रिटेन ने कौन कौन सा स्टेप लिया, है ना, वॉर के बाद रिकवरी के लिए। तो हमने बोला कि व्हेन द वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, आई मीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, ग्रेट ब्रिटेन had stopped doing each and everything and simply became busy with the war. This gave opportunity to increase the business, to develop the business, है ना, of the other countries. Means this gave the opportunity to the other countries to develop their own business like India and Japan. India progressed a lot, Japan also progressed a lot. So after the world war, when Great Britain came back and started to work for the economic development, है ना, it had to face stiff competition from India and Japan internationally. तो इंडिया और जापान से बहुत ज़्यादा टक्कर हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर, है ना। इंडिया और जापान से बहुत ज़्यादा मुकाबला करना पड़ रहा था इसको। किसको भाई? तो ग्रेट ब्रिटेन को, क्योंकि मौका मिल गया था, क्योंकि जापान और इंडिया लगातार काम करते रहे बिजनेस में, इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, गुड्स बनाते रहे, इनके चीज़ों की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई, जबकि ब्रिटेन बिजी रहा किस में भाई? वॉर में बिजी रहा। और इसके वजह से क्या हुआ
कि अपॉर्चुनिटी किसके पास आ गया, इन इंडिया और जापान के पास, और ग्रेट ब्रिटेन जब वापस आया वॉर से तो इसको सामना करना पड़ा स्टिफ कंपटीशन, सख्त कंपटीशन। किससे भाई, आपका इंडिया से भी और जापान से भी इंटरनेशनली। तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम, है ना, ट्राई टू रिकवर आफ्टर द वॉर। तो इकोनॉमिक रिकवरी की कोशिश कर रहे थे इंडस्ट्रीज खोल करके, लेकिन इनके गुड्स से ज़्यादा डिमांड जापान का गुड्स का था, इनके गुड्स से ज़्यादा डिमांड इंडिया के गुड्स का था। मतलब कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, है ना, ब्रिटिशर्स के गुड्स का, जिसके साथ इंडियन एंड जापानीज गुड्स के साथ। समझ में आ जाएगा। आफ्टर द वॉर, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन हैड बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम अमेरिका, बट आफ्टर द वॉर, है ना, वॉर के बाद, आफ्टर द वॉर देयर बिकेम द डिमांड, है ना, वॉर के बाद फिर से डिमांड हो गया। क्या भाई, एज सुन एज द वॉर बिकेम ओवर अमेरिका स्टार्टेड टू डिमांड फॉर गेटिंग बैक इट्स लोन। जितने भी पैसे दिए थे वापस दीजिए, वॉर तो खत्म हो गया। सो अमेरिका डिमांडेड, है ना, फॉर इट्स लोन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ इसने अपना पैसा वापस मांगा। तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम फॉर ग्रेट ब्रिटेन। तो देख लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन के लिए वॉर रिकवरी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो ग्रेट ब्रिटेन ट्राई टू, है ना, इंक्रीज इट्स बिजनेस, बट इट हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंडिया and Japan internationally. At the same time, the Great Britain was pressurized by US to return its loan, है ना, which was borrowed by it during the World War। ठीक है, तो ये स्थिति हो गया। अब इधर आते हैं हम जरा सा इकोनॉमिक रिकवरी और जरा देखते हैं हम, है ना, इंडस्ट्रीज में। अब देखिए इंडस्ट्रीज में क्या हुआ। तो हुआ क्या कि as soon as the war was over, जैसे ही वॉर खत्म हो गया, there occurred economic boom. There occurred economic boom. As soon as the war was over, there occurred economic boom. Boom का मतलब होता है sudden growth, अचानक से growth। ठीक है, अब आप ही देखिए कि अगर आपकी जब गर्मी का सीजन होता है तो पूरा धरती सूखी हुई होती है, दरार होता है उसमें। ठीक है, पहली बारिश जैसे ही होती है सारा का सारा पानी सोख लेता है मिट्टी, है ना, फिर दोबारा बारिश होती है तो थोड़ा सा कम सोखता है, अब और बारिश होगी पानी जमने लगेगा, और बारिश बाढ़ आने लगती है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, समझ में आया। तो अभी हमने जो बोला कि when the war was over there occurred the economic boom। जैसे ही वॉर ओवर हुआ क्या सब लोग बिजी हो गए खरीदने के लिए, ये लाओ वो लाओ। तो इट इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, है ना, प्रोडक्शन, इट इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। तो एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हुआ। क्यों? क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा था, तो डिमांड ज़्यादा होने से जब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादातर लोग को एम्प्लॉय किए, नौकरी दिए। So the production increased and because of that employment also increased. So many people came and started to work in the industries because of the higher demand of the goods. ठीक है, सप्लाई किए। Once when the boom was over and the condition became normal, एक बार जब बूम ओवर हो गया, ये बहुत ज़्यादा डिमांड था चीज़ों का और कंडीशन हो गया नॉर्मल। तो जब बूम यानी बहुत ज़्यादा डिमांड जो था, अचानक से सडन ग्रोथ था, वो खत्म हो गया, धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर की वजह से बिजनेस वगैरह बहुत दिन से ठप पड़ा था। ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड था चीज़ों का, क्योंकि जैसे ही वॉर ओवर हुआ था तो बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो वो तो खरीद लिए, लेकिन धीरे धीरे अब लोग एडजस्ट करना शुरू कर दिए, अब चीज़ों को कम खरीदते थे। तो वंस व्हेन द बूम वॉज ओवर and the condition became normal, the demand for the goods came down। अब डिमांड चीज़ों की कम हो गई। ठीक है, जब चीज़ों की डिमांड कम हो गई तो अब क्या होता है कि चीज़ों की डिमांड कम होने के वजह से, चीज़ों की डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। सो व्हेन द प्रोडक्शन केम डाउन, है ना, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, है ना, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड द प्रोडक्शन केम डाउन एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स there became less and less employment, so many people became unemployed। बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। फैक्ट्रियों ने कहा कि घर जाइए, बेकार बेवजह बैठे हुए, क्योंकि अभी गुड्स का डिमांड है नहीं, तो आपके लिए जॉब भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक और स्टेप रहा, रिकवरी का कोशिश किया लेकिन सफल नहीं रहा। एक और देखिए क्या स्टेप लिया गया। एक और स्टेप ये रहा कि इन द नेम ऑफ पीस टाइम रेवेन्यू,
इन द नेम ऑफ पीस टाइम रेवेन्यू मेनी सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो रेवेन्यू के नाम पे, ठीक है, पीस टाइम रेवेन्यू के नाम पे, पीस टाइम का मतलब शांति, शांति के नाम पे बहुत सारे सोल्जर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ये सोच करके कि सोल्जर्स तब हमारे लिए रिक्वायरमेंट थे जब लड़ाई झगड़ा था। अब तो लड़ाई झगड़ा होना है नहीं, तो वाई शुड वी कैरी द बर्डन ऑफ द सोल्जर्स, सो दे शुड बी, है ना, अनएम्प्लॉयड। तो उनको हटा दिया गया, है ना, देवर, है ना, रिमूव फ्रॉम द जॉब, रिट्रेंचमेंट हो गया। क्यों भाई? जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये सारे स्टेप्स लिए गए। देख लीजिए, इकोनॉमिक बूम था तो उनको बहुत ज़्यादा नौकरी दिया गया, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक बूम खत्म हो गया और कंडीशन नॉर्मल हो गया तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होने शुरू हो गए, क्योंकि डिमांड गुड्स का नीचे आ गया और डिमांड गुड्स का नीचे आया तो प्रोडक्शन कम हो गया, और जब प्रोडक्शन हो गया कम तो भाई अब फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिमांड नहीं है, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। सो वर्कर्स ऑल्सो बिकेम अनएम्प्लॉयड। ये तो एक कंडीशन रहा। दूसरा, इन द नेम ऑफ पीस टाइम रेवेन्यू many soldiers became unemployed, and that is why by the time of 1921, और इसीलिए 1921 तक आते आते, है ना, 1% आउट ऑफ 5 became jobless in ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह के स्टेप्स लेने की वजह से हर 5 में से एक आदमी अनएम्प्लॉयड हो गया। कब तक? 1921 तक आते आते ऐसी स्थिति बन गई। दिस काइंड ऑफ कंडीशन वाज देयर। तो ये सब देखिए, रिकवरी का ये सब कोशिश है। हमने क्या देखा कि रिकवरी का कोशिश कैसे कैसे देखा? हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो ब्रिटेन हैज स्टॉप्ड डूइंग द बिजनेस एंड ऑल द अदर एक्टिविटीज, ठीक है, ओनली कंसंट्रेटेड ऑन द वॉर टू विन इट बाय हुक्स एंड बाय क्रुक्स, एंड दैट इज व्हाई इट हैड बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम अमेरिका टू विन द वॉर, ठीक है। लेकिन जब वॉर ओवर हो गया तो ग्रेट ब्रिटेन स्टार्टेड इट्स इंडस्ट्रीज। अब क्या हुआ? इससे प्रॉब्लम किसको हुआ? तो ब्रिटेन को हुआ। क्यों? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया और जापान ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया अपने इंडस्ट्रीज में, तो उनके गुड्स ज़्यादा डिमांड में थे। अब ब्रिटिशर्स हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंडिया एंड जापान इंटरनेशनली। इसके अलावे और भी प्रॉब्लम्स हुए। और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए भाई? तो और भी प्रॉब्लम्स ये हुए कि इंडिया जापान से स्टिफ कंपटीशन हुआ, और एक फायदा क्या हुआ कि जैसे ही इकोनॉमिक बूम आया, क्योंकि वंस व्हेन द वॉर वाज ओवर, है ना, और एक और प्रॉब्लम, सॉरी, अमेरिका आल्सो स्टार्टेड टू डिमांड फॉर इट्स लोन, है ना, कि भाई अमेरिका वाज डिमांडिंग फॉर इट्स लोन टू बी बैक, है ना, अमेरिका वांटेड बैक इट्स गिवन लोन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन along with the rate of interest, है ना, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा वापस मांग रहा था। तो ये समस्या आई रिकवरी में। एक और क्या फायदा हुआ? देखिए क्या हुआ, एज सुन एज द वॉर वाज ओवर देयर ऑकर्ड क्या भाई, इकोनॉमिक बूम, एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बूम देयर बिकेम मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड देयर बिकेम द need of the increasing production of the goods, and to produce more goods there was the requirement of more and more people in the factories. So many people were employed, but once when the boom was over, condition became normal. It happened that एक बार जब boom over हो गया, condition normal हो गया, तो फिर क्या हुआ भाई? इसके बाद there became so many people and unemployed. Why? Because the demand came down, and because of going down the demand, the production also came down, है ना, प्रोडक्शन भी नीचे आ गया। प्रोडक्शन जब नीचे आ गया तो फिर हम फैक्ट्री में क्यों रखेंगे मजदूरों को? तो मजदूर भी अनएम्प्लॉयड हो गए। ये तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरीका हुआ जब नॉर्मल हो गया तब। अब इधर क्या हुआ? दूसरी तरफ फिर हमने बात किया कि एक और स्टेप लिया। इन द नेम ऑफ पीस टाइम रेवेन्यू सो मेनी सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, बाय द टाइम ऑफ 1921 1% आउट ऑफ 5 बिकेम जॉबलेस, है ना। इस वजह से हर 5 में से एक आदमी जॉबलेस हो गया। तो ये सारे कोशिशें थी जो अनसक्सेसफुल रही पोस्ट वॉर रिकवरी में, है ना। ग्रेट ब्रिटेन की कोशिशें चली, ठीक है। तो हमने ये देखा। एक और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। So see here, before the World War, it happened that Eastern European countries used to supply wheat to the rest part of the world. पूरी दुनिया को wheat खिलाने का काम Eastern European countries किया करते थे। कब भाई? World War से पहले। But as soon as World War started, they stopped doing so. जैसे ही World War शुरू हुआ, उसने क्या किया? wheat supply बंद कर दिया, ठीक है। wheat supply बंद कर दिया, और wheat supply बंद कर दिया तो this gave opportunity to America, Canada,
एंड ऑस्ट्रेलिया टू प्रोड्यूस व्हीट, है ना, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अर्न मोर एंड मोर मनी। जब देखा कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए तो अमेरिका ने फायदा उठाना चाहा, इसीलिए बोले कि अमेरिका बाद में ज्वाइन किया है वर्ल्ड वॉर को, ठीक है ना। तो हम यही बोल रहे हैं कि दिस गिव अपॉर्चुनिटी टू द कंट्रीज लाइक अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स। ये मौका मिला ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने का इन कंट्रीज को, ओके। सो दे डिड इट, दे अर्न हैंडसम अमाउंट, बट वंस द वॉर वाज ओवर दीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज केम बैक एंड दे स्टार्टेड टू सप्लाई व्हीट अगेन। तो जब जैसे ही वॉर ओवर हुआ तो ये लोग फिर से आ गए, फिर से व्हीट प्रोडक्शन चालू कर दिया। लेकिन व्हीट प्रोडक्शन चालू करने से क्या प्रॉब्लम हुआ, पहले से 3 देश ऑलरेडी उपजा रहे हैं ना जी, तो प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन अब इन तीनों को हटना पड़ेगा, तीनों कमा रहे हैं, हटेंगे नहीं। तो उन्होंने भी सप्लाई किया, कंपटीशन ज़्यादा हो गया। सो देयर बिकेम ग्लट इन द मार्केट। ग्लट का मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ग्लट का मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन। Glut means overproduction. So there became glut in the market, overproduction in the market, and that is why the prices of the commodities came down. चीजों के दाम नीचे आ गए क्योंकि व्हीट पूरा उपज जा रहा है, बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम हैं। Because of the overproduction there came, है ना, the glut in the market, and that is why the prices of the wheat came down, है ना, and the farmers they tried to increase their income by growing more wheat. और ज्यादा बेच लेंगे भाई, और ज्यादा उपजाए। द प्राइसेस फर्दर केम डाउन, द फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेट। किसान और ज्यादा कर्जे में डूब गए, स्थिति ऐसा हुआ क्योंकि आपके पास भी व्हीट, उसके पास भी व्हीट, उसके पास भी व्हीट, खरीदने वाला कौन है, उपज आने वाले ज़्यादा है, तो नतीजा व्हीट का दाम नीचे गिर गया। तो किसान का व्हीट बिक नहीं रहा है, रखे हुए अनाज सड़ रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, किसान कर्जे में डूब गए। तो देख लीजिए पोस्ट वॉर रिकवरी हमने समझ लिया। 3-4 पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि शुरू में, है ना, जापान और इंडिया से स्टिफ कंपटीशन मिला। अमेरिका डिमांड किया कि मेरा पैसा वापस लाओ। दूसरा क्या भाई, इकोनॉमिक बूम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, है ना। लेकिन जब बूम ओवर हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गया तो डिमांड कम हो गया, और डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया। एक और स्टेप लिया, पीस टाइम रेवेन्यू के नाम पे बहुत सारे सोल्जर्स को नौकरी से हटा दिया। नतीजा क्या हुआ, 1921 तक आते आते हर 5 में से 1 पर्सन अनएम्प्लॉयड हो गया। इसके अलावे भी हमने बात किया आपसे, हमने बात किया कि भाई ये अमेरिका जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन ने सब कुछ छोड़ दिया था, खास करके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो व्हीट सप्लाई किया करते थे पूरे वर्ल्ड को, उन्होंने स्टॉप कर दिया ऐसा करना। वो अब है ना बिजी हो गए वॉर के साथ। तो ये मौका किनको मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, अमेरिका को मिल गया, कनाडा को मिल गया। इन्होंने खूब उपजाया व्हीट, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, जब कंडीशन हो गया नॉर्मल, तो ये कंट्रीज वापस आए। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो पहले व्हीट उपजाते थे, उन्होंने फिर से व्हीट उपजाना शुरू कर दिया। तो अब तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा क्योंकि ये तीनों कंट्री आ गए हैं, तो इन्होंने कंटिन्यू रखा व्हीट और ये भी व्हीट उपजाने लगे। दिस कॉज ग्लट इन द मार्केट। ग्लट का मतलब ओवर प्रोडक्शन इन द मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइसेस केम डाउन, द फार्मर्स ट्राई टू मेंटेन, है ना, तो जितना लागत है वो भी नहीं आ रहा है। द फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेट, किसान कर्जे में डूब गए। तो ये सारा पोस्ट वॉर रिकवरी हमने बात किए कि भाई रिकवर करने की कोशिश की, क्या क्या स्टेप लिए, हमने ये सारा स्टेप देख लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। और अगर आ जाए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, मास कंजम्पशन पढ़ेंगे, ठीक है। मास कंजम्पशन हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। और आप लगातार देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी और ऑनलाइन में भी मैंने टेस्ट लिया है, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। अगर आपको भी अच्छा मार्क्स लाना है तो ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, आप भी हमारा ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 400 रुपीज़ पर मंथ लगता है और आपको 1 घंटे बस देना है, ठीक है। और हमारा नंबर तो आपके पास पहले से होगा ही, 9334697300, ये मेरा नंबर है। इस पे कॉल करिए और ये हमारा
हमको हमारे ऑनलाइन टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है उसको लेकिन ज्वाइन कीजिएगा। फेस टू फेस वो क्लास है, मैं आपसे लाइव रहूँगा, आप मुझे देख पाइएगा और उसी समय सवाल हमसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। नीचे में लिखा हुआ आप आराम से सवाल भेजिए, मैं आपको देख रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, ठीक है। और आप चाहिएगा तो हम आपको देख पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहिएगा तो मैं आपको देख नहीं पाऊँगा। हाँ, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपसे लाइव वहाँ पर क्लास लेता हूँ, ठीक है। बोर्ड दिखता है, लिखते हैं, बोलते हैं, वो सब दिखता है, जैसे कोचिंग में क्लास लेते हैं उसी तरह से, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर 9334697300 पे है ना, हमें कॉल करें या व्हाट्सअप करिए, ठीक है, कि हाँ हम इंटरेस्टेड है सर, तो आपके उस ऑनलाइन क्लास को हम ज्वाइन कर लेंगे, आपको हम शामिल कर लेंगे ग्रुप में, और 400 रुपीज़ उसका चार्जेस है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी आदमी इंटरेस्टेड होगा तो कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th बोर्ड है और इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर हमें कोशिश करनी है कि 99 प्लस लाना चाहिए, 100 के आसपास, और लगातार अगर पढ़ेंगे और हर तरफ से मुझ में हमारा सपोर्ट रहा तो वो दिन दूर नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। पिछले साल भी मेरे एक स्टूडेंट ने 100 में 99 लाया था, अनु कुमारी नाम है, अपने इन्फेंट जीसस से ही वो पढ़ी है, ठीक है, मैंने ही उसे पढ़ाया था। और पिछले बार बहुत सारे बच्चे 97, 98, है ना, बहुत सारे बच्चे सोशल साइंस में मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे कोचिंग से बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स लाया है। और इसीलिए हमने ऑनलाइन भी शुरुआत की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा, तो हमको लगा कि अच्छा, और बच्चे अच्छा रिस्पांस ले रहे हैं और बोल भी रहे हैं। टेस्ट वेस्ट भी लेते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए एक दिन अपने सेंटर पर बुलाते हैं, ठीक है। बाकी सब अच्छा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी आइए, और नहीं तो मेरी वीडियो तो आ ही रही है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।